हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन यह दंतुरित मुस्कान व फसल की रीडिंग करेंगे। इस कविता के कवि नागार्जुन हैं। बच्चों, क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को हंसते हुए देखा है जिसके अभी अभी नए नए 2 दांत निकले हों? वो हंसी इतनी प्यारी होती है कि किसी भी उदास इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला दे। जब बच्चे के हंसते हुए सामने के 2 दांत दिखाई देते हैं तो उस 2 दांत की मुस्कान को ही दंतुरित मुस्कान कहते हैं। इस कविता के कवि अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं। उनका घर पर आना बहुत ही कम हो पाता है। कवि के घर पर एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो कवि अपने बच्चे से मिलने के लिए घर वापस आते हैं और वो घर वापस आकर देखते हैं कि बच्चे के 2 दांत आ गए हैं और वो बच्चा उन्हें देखकर हंस पड़ता है, जिससे उसके वे दोनों दांत दिख जाते हैं। अपने बच्चे की इसी प्यारी सी मुस्कान को देखकर कवि इस कविता की रचना करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस कविता पर चलते हैं। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बच्चों, पहली 2 पंक्तियों में तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यहाँ पर दंतुरित मुस्कान का मतलब है नए दांतों वाली मुस्कान। इन पंक्तियों का अर्थ है, अपने बच्चे से कवि कहता है कि तुम्हारे नए दांतों वाली मुस्कान इतनी जादुई है कि वो मरे हुए इंसान में भी जान डाल सकती है। यानी तुम्हारी मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के मन को भी खुशी से भर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पर धूली धूसर का मतलब है धूल से सना हुआ और गात का मतलब है शरीर। जलजात का मतलब है यहाँ पर कमल का फूल। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। अगली पंक्ति में परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर परस का मतलब है स्पर्श, पाषाण का मतलब है पत्थर। इन पंक्तियों का अर्थ है तुम्हारे स्पर्श या छूने का असर ऐसा है कि कठोर पत्थर भी शायद पिघलकर पानी बन गया होगा। अगली पंक्ति में छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ पर बच्चों शेफालिका की फूल मतलब है यहाँ पर ये एक सफेद और नारंगी रंग का खुशबू वाला फूल होता है। बांस और बबूल यहाँ पर 2 पेड़ हैं, ये बहुत कठोर और कांटेदार होते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि तुम्हें छूने से बांस या बबूल के पेड़ से भी शेफालिका जैसे सुगंधित फूल झड़ने लगे होंगे। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या विस्तार से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि बच्चे की नए दांतों वाली मुस्कान की अद्भुत शक्ति और सुंदरता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ये मुस्कान इतनी जीवनदायिनी है कि यह एक थके हारे या निराश व्यक्ति के मन को भी खुशी से भर देती है, जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया हो। बच्चे का धूल से सना हुआ शरीर भी कवि को कमल के फूल जितना सुंदर लगता है। ये बच्चे के स्पर्श की कोमलता और चमत्कारी शक्ति को दर्शाता है। कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे की उपस्थिति और स्पर्श से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। कवि स्वयं की तुलना बांस या बबूल जैसे कठोर और बेजान व्यक्ति से कर रहे हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक बच्चे से दूर थे। बच्चे के छूने से उनके नीरस जीवन में भी खुशी और प्रेम के शेफालिका जैसे सुगंधित फूल झरने लगे हैं। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। बच्चों, पहली 2 पंक्तियों में तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यहाँ पर अनिमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए। तो इन पंक्तियों में कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? तुम मुझे बिना पलक झपकाए एकटक क्यों देखे जा रहे हो? थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर तुम मुझे ऐसे लगातार देखते हुए थक गए हो तो क्या मैं अपनी आंखें तुमसे हटा लूं?
क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। यहाँ पर परिचित का मतलब है जान पहचान होना। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि कोई बात नहीं अगर हम दोनों पहली बार में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, और ये सच भी है कि अगर तुम्हारी माँ आज हमारे बीच का जरिया न बनी होती। अगली पंक्तियों में मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मैं तुम्हारी इस दांतों वाली प्यारी सी मुस्कान को ना देख पाता और ना ही इसे महसूस कर पाता। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि इन पंक्तियों में अपने बच्चे की मासूमियत और एकटक देखने पर मुग्ध है। वे कहते हैं कि बच्चा उन्हें अपरिचित होने के कारण लगातार देख रहा है, जिस पर वे बच्चे से मजाक में पूछते हैं कि क्या वह थक गया है, और प्यार से कहते हैं कि अगर तुम थक गए हो तो मैं ही अपनी आंखें दूसरी ओर कर लेता हूं ताकि तुम्हारी आंखें आराम कर सकें। कवि इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे हमेशा घर से दूर रहते थे, इसलिए पहली बार में बच्चे का उन्हें ना पहचानना स्वाभाविक है। कवि माँ के महत्व को याद करते हुए कहते हैं कि माँ ही वह माध्यम है जिसके कारण बच्चे से यह मुलाकात संभव हो पाई है। यदि माँ बच्चे को जन्म ना देती, उसका पालन पोषण ना करती और इस मुलाकात का माहौल ना बनाती, तो उन्हें अपने बच्चे की यह अनमोल और जीवनदायिनी मुस्कान देखने को कभी नहीं मिलती। चलिए बच्चों, अगली पंक्तियों पर चलते हैं। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। बच्चों, पहली दो पंक्तियों में धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। यहाँ पर धन्य का मतलब है भाग्यशाली, चिर प्रवासी का मतलब है बहुत लंबे समय तक घर से बाहर रहने वाला, इतर का मतलब है दूसरा, अन्य का मतलब है दूसरा या फिर पराया। तो इन पंक्तियों में कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो बहुत लंबे समय तक बाहर रहने वाला, तुमसे अलग और एक पराये के जैसा हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। बच्चों, यहाँ पर अतिथि का मतलब है मेहमान, संपर्क का मतलब है संबंध, और मधुपर्क का मतलब है दही, घी, शहद, जल और दूध को मिलाकर बनाया गया पंचामृत। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि मुझ जैसे मेहमान से प्रिय तुम्हारा क्या संबंध रहा होगा। तुम्हें तो माँ की उंगलियों ने ही दही, घी, शहद और जल को दूध में मिलाकर बनाया गया पंचामृत चटाया है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। यहाँ पर कनखी मार का मतलब है तिरछी नजर से देखना, और आंखें चार होने का मतलब है आंखें मिलना। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब तुम तिरछी नजर से मेरी तरफ देखते हो और फिर जब हमारी आंखें मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। बच्चों, यहाँ पर छविमान का मतलब है सुंदर या फिर मनमोहक। तो इन पंक्तियों का अर्थ है तब तुम्हारी वह नए दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से होगी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बच्चे और माँ दोनों को सौभाग्यशाली कहते हुए आभार प्रकट करते हैं। वे अपने बारे में कहते हैं कि वे तो काम के कारण घर से हमेशा दूर रहे हैं, इसलिए खुद को बच्चे के लिए अलग और परदेसी जैसा मानते हैं। यह एक पिता की मजबूरी और बच्चे से दूरी का दुख दिखाता है। कवि खुद को बच्चे के लिए एक अतिथि यानी मेहमान मानते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि बच्चे का पालन पोषण और सारा स्नेह तो माँ ने ही दिया है। माँ ने ही अपनी उंगली से दही, घी, शहद, जल और दूध को मिलाकर बनाया गया पवित्र मिश्रण यानी पंचामृत चटाया है। अंत में कवि उस पल का वर्णन करते हैं कि बच्चा पहले शर्मीलेपन या संकोच से उन्हें तिरछी निगाहों से देखता है, लेकिन जब दोनों की आंखें मिलती हैं और बच्चा खिलखिलाकर हंस देता है, तो कवि को वह मुस्कान संसार में सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। ये क्षण पिता और पुत्र के बीच की सारी दूरी को खत्म कर देता है। बच्चों, ये कविता यहीं पर खत्म हो जाती है। अब चलते हैं दूसरी कविता पर, जिसका नाम है फसल। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है
कि जब हम बाजार से चावल, गेहूं या कोई सब्जी खरीदते हैं तो वो हमारी थाली तक कैसे पहुंचती है। ये कविता हमें इसी बड़े रहस्य के बारे में बताती है। कवि कहते हैं कि फसल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह केवल बीज से उगी हो, लेकिन असलियत में इसके पीछे लाखों करोड़ों चीजों का साथ होता है। सोचिए, जब हम फसल को पानी देते हैं तो वो पानी कहाँ से आता है। कवि कहते हैं कि यह ढेर सारी नदियों के पानी का कमाल है। फसल को उगाने में केवल एक किसान नहीं, बल्कि लाखों लोगों की मेहनत लगती है। इसके अलावा फसल को सूरज की गर्मी और हवा की भी जरूरत होती है। ये कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति और इंसान की मेहनत जब आपस में मिलती है तभी फसल पैदा होती है। ये कविता हमें किसान की मेहनत और प्रकृति के महत्व को सम्मान देना सिखाती है। तो चलिए अब कविता पर चलते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। बच्चों, पहली पंक्तियों में एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। इन पंक्तियों में कवि फसल के बारे में बताते हैं कि फसल किसी एक या दो नदी के पानी से नहीं बनती, बल्कि इसमें बहुत सारी नदियों के पानी का असर शामिल होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। बच्चों, यहाँ पर कोटि कोटि का मतलब है करोड़ों करोड़ों, स्पर्श का मतलब है छूना, और गरिमा का मतलब है महत्व या फिर गौरव। इन पंक्तियों का अर्थ है कि फसल को उगाने में किसी एक या दो व्यक्तियों की मेहनत नहीं लगती, बल्कि करोड़ों करोड़ों किसानों के हाथों के छूने यानी उनकी मेहनत का गौरव होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यहाँ पर गुणधर्म का मतलब है खास विशेषता या फिर अच्छे गुण। कवि कहते हैं कि फसल किसी एक या दो खेत की मिट्टी से नहीं बनती, बल्कि यह हजारों हजार खेतों की मिट्टी की अपनी अपनी खास विशेषताओं का मिश्रण होता है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से होगी। कवि यहाँ बता रहे हैं कि फसल किसी एक चीज या एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी चीजों के मिलने से पैदा होती है। वे कहते हैं कि फसल को सींचने वाला पानी जीवन का आधार है, और ये पानी एक दो नदियों का नहीं, बल्कि अनगिनत नदियों का योगदान होता है, जो जादू के समान है। कवि यहाँ मेहनत के महत्व को बताते हैं। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक लाखों किसानों के हाथों का स्पर्श फसल को बड़ा करता है। उनकी मेहनत से ही फसल पैदा होती है। मिट्टी ही फसल का घर है। हर जगह की मिट्टी अलग होती है और उसमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। कवि कहते हैं कि सभी अच्छी मिट्टी अपनी शक्ति फसल को देती है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह साबित करते हैं कि फसल का जन्म प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक और विशाल सहयोग से होता है। यह सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक महान सृजन है। बच्चों, चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। बच्चों, पहली पंक्तियों में फसल क्या है? बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं फसल के बारे में बताते हुए कि फसल क्या है। और कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये असल में और कुछ नहीं, बल्कि नदियों के पानी का ही चमत्कार है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। बच्चों, यहाँ पर महिमा का मतलब है महानता। तो कवि कहते हैं कि फसल लाखों किसानों के हाथों के छूने यानी उन लोगों की मेहनत की ही महानता है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। यहाँ पर संदली का मतलब है दोमट मिट्टी, गुणधर्म का मतलब है खास विशेषता। तो पंक्ति का अर्थ है ये अलग अलग तरह की मिट्टी यानी भूरी, काली, दोमट जैसी मिट्टी की अच्छी विशेषताओं का परिणाम है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। यहाँ पर रूपांतर का मतलब है बदला हुआ रूप। तो इन पंक्ति का अर्थ है कि फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, यानी सूरज की रोशनी से ही पौधों में जीवन और वृद्धि होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ पर सिमटा हुआ का मतलब है सिकुड़ा हुआ,
संकोच का मतलब है शर्मीलापन। थिरकन का मतलब है हिलना डुलना। तो इस पंक्ति का अर्थ है, हवा के हल्के हल्के झोंके या गति में एक प्रकार का ठहराव या संकोच छिपा होता है जो फसल को बढ़ने में मदद करता है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि इन पंक्तियों में प्रश्न पूछते हैं और फिर स्वयं ही उसका उत्तर देते हुए फसल के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि फसल का सबसे बड़ा आधार पानी है, जो नदियों से आता है। इस पानी में जीवन देने का जो चमत्कार है, वही फसल के रूप में दिखाई देता है। फसल लाखों किसानों के हाथों की मेहनत का ही फल है, यानी फसल लाखों किसानों की ही महिमा है। साथ ही यह अलग अलग तरह की मिट्टी यानी भूरी, काली, दोमट जैसी मिट्टी की विशेषताओं का ही परिणाम है, क्योंकि हर मिट्टी का अपना अपना गुण होता है। सूरज की रोशनी से ही पौधों में जीवन और वृद्धि होती है, क्योंकि हरी फसल रोशनी को सोखकर उसे अन्न के रूप में बदल देती है। फसल में हवा की थिरकन और मेहनत छिपी हुई है, यानी हवा की हर हलचल फसल में सिमटकर दिखाई देती है, क्योंकि हवा की धीमी धीमी गति और कंपन ही फसल को बड़ा होने में मदद करती है। कवि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि फसल केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि 5 तत्वों पानी, मिट्टी, हवा, आग, सूर्य की रोशनी और मनुष्य के श्रम का एक अद्भुत और संपूर्ण मेल है। तो बच्चों, इस तरह से ये दोनों कविताएं यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।